जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें कितना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर की जारी कर दिया गया है और उम्मीद है आप लोग ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। तो आंसर की के अनुसार आप लोगों का कितना मार्क्स है तो आप लोगों का रिजल्ट बनेगा, और ये भी जानेंगे कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो किस तरह इसका नॉर्मलाइजेशन हो। कुछ ऐसे टीचर भी हैं जिन लोगों का मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाई करने का जो निर्धारित किया गया है उससे कम नंबर आ रहा है, तो वैसे टीचर का क्या होगा, क्या उन लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके आधार पर उन लोगों का नंबर बढ़ेगा और नंबर बढ़ करके उन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होने तक उन लोगों का मार्क्स आ जाएगा, उन लोगों का रिजल्ट हो जाएगा इस एग्जाम में। वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो किन टीचर का मार्क्स बढ़ेगा और किन किन टीचरों का मार्क्स घटेगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में इसके रिजल्ट के बारे में भी हम जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कब आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सक्षमता परीक्षा फेज 2 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो सबसे पहले हम उन मार्क्स को देख लेते हैं, उन नंबर को देख लेते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया उसको अगर देखें तो जो आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों का सक्षमता परीक्षा फेज 2 में रिजल्ट लाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 40% अंक लाना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता होगा जो एग्जाम लिया गया है उसमें 150 प्रश्न पूछे गए हैं और इसी 150 प्रश्न पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इसी में 150 प्रश्न का आपको 40% अंक लाना पड़ेगा, यानी अगर आप 60 नंबर आप लोगों का मार्क्स आंसर के अनुसार आ रहा है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। हालांकि हम आगे बात करने वाले हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन किस तरह किया जाएगा। कई ऐसे टीचर हैं जिन लोगों का अगर अच्छा खासा मार्क्स है, जिन लोगों का अगर मार्क्स ज़्यादा है तो उन लोगों का मार्क्स घट भी सकता है और जिन टीचर का मार्क्स कम है उन लोगों का मार्क्स बढ़ भी सकता है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके आधार पर, तो हम इस पर भी बात करेंगे, इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वही जनरल कैटेगरी का 40% अंक लाना पड़ेगा। बीसी कैटेगरी को, जैसा कि आपको पता होगा, ओबीसी कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीसी कैटेगरी और एक ईबीसी कैटेगरी। बिहार में ओबीसी कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया, एक बीसी कैटेगरी और एक ईबीसी कैटेगरी। तो बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसको 36.5% अंक लाना पड़ेगा, यानी अगर देख के चले तो लगभग 55 मार्क्स आप लोगों को लाना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी को 34% अंक यानी 51 नंबर अगर आप लोगों का आएगा तभी आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वही एससी एसटी दिव्यांग वर्ग या फीमेल, इन सभी को 32% अंक लाना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट या दिव्यांग से है, या अगर आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, बीसी कैटेगरी से हो, ईबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो फिर आपको 32% अंक 32% अंक लाना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका आंसर की के अनुसार 32% यानी अगर मार्क्स की बात करें तो 48 नंबर 48 नंबर अगर आप लोगों का आंसर की के अनुसार आ रहा है
तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और इसमें कुछ वैसे टीचर है जिन लोगों का मार्क्स कम भी है, और कई ऐसे टीचर भी है जिन लोगों का नंबर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इससे अधिक भी है। तो चलिए हम पहले इसका नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा, और कौन ऐसे टीचर है जिन टीचरों का मार्क्स बढ़ जाएगा और किन टीचर का मार्क्स घटेगा, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा एग्जाम जो लिया गया था वो कई पाली में एग्जाम लिया गया था। जैसे एग्जाम आपका अगस्त में लिया गया था, तो ये 23 अगस्त से 26 अगस्त तक 23 से 26 अगस्त तक आप लोगों का एग्जाम लिया गया। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम 2 पाली का लेके चलिए, फर्स्ट और ये सेकेंड, देखिए दोस्तों ये जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ये 2 आधार पर किया जाता है। सबसे पहले कि अगर उस पाली को देखा जाता है जिस पाली में अगर क्वेश्चन हार्ड है, जिस पाली का क्वेश्चन अगर हार्ड है और जिस पाली का क्वेश्चन लो है, और वैसे पाली जिन पाली का क्वेश्चन अगर मीडियम है, मॉडरेट है, तो फिर इन तीनों का एवरेज निकाला जाता है। और एवरेज निकालने के बाद जिन टीचर का एवरेज तक मार्क्स आता है उसी में प्लस माइनस किया जाता है। हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और सेकेंड, उस आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसे अगर फर्स्ट पाली जो एग्जाम लिया गया, इसमें अगर जैसे आप लोगों का 150 प्रश्न पूछा गया, तो इस 150 प्रश्न में लगभग 100 प्रश्न वैसे थे जो नॉर्मल थे, आसान नहीं थे, यानी नॉर्मल थे, जिनको अधिकतर टीचर ने 100 प्रश्न को बनाया है या 120 प्रश्न को बनाया है। बाकी जो 30 प्रश्न है वो हार्ड लेवल का है। उस जो 30 प्रश्न को बनाए हैं वो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है, बहुत कम ऐसे टीचर है जो उस 30 प्रश्न को बनाए हैं जो हार्ड प्रश्न है। तो फिर उन लोगों का मार्क्स बढ़ेगा। जो 30 प्रश्न को बनाए हैं और जो 120 प्रश्न को बनाए हैं, तो उसमें और इसमें अंतर किया जाएगा, और जो 30 प्रश्न को बनाए हैं उन सभी का मार्क्स बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 आदमी है, एक ए है और एक बी स्टूडेंट है, ठीक। और ए स्टूडेंट जो है ये 100 प्रश्न बनाए और बी जो है ये भी 100 प्रश्न बनाए। दोनों ने 100 प्रश्न एग्जाम में बनाकर के आए हैं। बट ए का जो है मार्क्स आ जाता है 110 और बी का मार्क्स आ जाता है 90 या 100 ही मान लेते हैं, या 90 भी आता है। 110 आ गया ए का और बी का आ गया 90, बी का 90 मार्क्स आ गया। तो ऐसा किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो एक है, हालांकि दोनों ने, ए और बी दोनों ने 100 प्रश्न बना के आया है एग्जाम में, बट ए ने उन प्रश्नों को बनाया है जो 30 प्रश्न, मैंने आपको बोला था कि जो 30 प्रश्न 150 प्रश्न में से वैसे 30 प्रश्न को बनाया है जो हार्ड लेवल का है। जिस 30 प्रश्न को बहुत कम स्टूडेंट ने ही उन 30 प्रश्न को बनाया है, उन्हीं में से ए ने प्रश्न बनाया है। और ये जो बी ने प्रश्न बनाया है ये भी 100 प्रश्न बनाया है, लेकिन ये वैसे प्रश्न बनाए हैं जो 120 प्रश्न में से अधिकतर वैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 120 प्रश्न में से अधिकतर प्रश्न बनाए हैं, तो उन्हीं में से ये बी ने 100 प्रश्न बना लिया है। तो इसी वजह से इनका मार्क्स कम आ सकता है ए की तुलना में, क्योंकि ए ने वैसे प्रश्न बनाया जो हार्ड है और बी ने वैसे प्रश्न बनाया जो नॉर्मल प्रश्न है उनको बनाया है। तो बी की तुलना में ए का मार्क्स ज़्यादा आ सकता है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आइए हम इसी के आधार पर देखते हैं कि आप लोगों का कितना मार्क्स आएगा। तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, किसका मार्क्स बढ़ेगा और किसका मार्क्स घटेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पाली के ऊपर हम जाते हैं, पाली के आधार पर देखिए, तो अगर ए मान लेते हैं कि ए कोई स्टूडेंट है, ये जो टीचर है जो क्षमता परीक्षा का एग्जाम दिए हैं, और एक बी टीचर है, एक सी है, एक डी और एक ई है। तो ए टीचर जो है वो 125 प्रश्न बना के आए हैं। मान लेते ये हार्ड पाली का है, ये जो है हार्ड पाली का है, और ये जो है नॉर्मल का है। नॉर्मल क्वेश्चन इस पाली में जो पूछा गया वो है, यानी जो जिस पाली में हार्ड एग्जाम प्रश्न पूछा गया है उनमें कम प्रश्न बनाए हैं टीचरों ने, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जिस पाली का एग्जाम प्रश्न हार्ड रहता है उसमें कम प्रश्न ही अटेम्प्ट किया जाता है। तो इसमें 125 प्रश्न था क्योंकि ये हार्ड पाली में एग्जाम लिया गया, और ये नॉर्मल था इसलिए टीचर ने 140 प्रश्न बना करके आ गए, और इन सभी को ऐड किया जाएगा। इसका नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए इन सभी को ऐड किया जाएगा,
जैसे अगर इन सभी को ऐड करें तो इन सभी को ऐड करने के बाद मेरा हो जाएगा 565, ये टोटल हो जाएगा 565 हो जाएगा। और इसका एवरेज निकालने के लिए इन सभी में 5 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि ये जो 5 टीचर ने एग्जाम दिया है इन्हीं में से इनका एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। तो इसको 5 से भाग दिया जाएगा। और ये जो है ए ने जो नॉर्मल प्रश्न जिस पाली में पूछा गया उसमें 140, 120, 130, 115 और 105 प्रश्न बना के आए हैं, यानी इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स गया है वो 140 तक गया, 140 तक हाईएस्ट टीचर ने बना के आया है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये टोटल हो जाता है, ये टोटल ऐड करें तो ये टोटल हो जाता है 610। तो इसमें भी हम 5 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा। जैसे इसका अगर एवरेज निकाले, जो हार्ड प्रश्न पूछा गया था तो इसका औसत हो जाएगा 113 और इसका औसत हो जाएगा 122। मान के चलते इसका 122 हो गया और ये 113 है, यानी कि जिस पाली का हार्ड प्रश्न पूछा गया है उसका एवरेज 113 प्रश्न नंबर है और जिसका नॉर्मल था उसका 122 है। तो इसमें से इसको घटाया जाएगा, यानी 113 को घटाया जाएगा 122 में से, तो ये आपका 9 हो जाता है। अगर 122 से 113 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाता है। तो इसी 9 को अब इसमें ऐड किया जाएगा। जो हार्ड प्रश्न पूछा गया था जिस पाली में, उसमें 9 को प्लस करेंगे, सभी में प्लस करेंगे, और ये जिसमें नॉर्मल प्रश्न पूछा गया था इसमें से माइनस करेंगे 9 को, 9 नंबर इन सभी में से माइनस करेंगे। उसके बाद जिसका जितना प्रश्न आया, जितना मार्क्स आया, उसके आधार पर उन लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस तरह से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और एक बात और, आप लोग कमेंट में जा करके जरूर बताएं कि आप लोगों का कितना मार्क्स सही है, कितना नंबर इस आंसर की के अनुसार कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। ये सब आप जा करके कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ये इसी आधार पर किया जाएगा कि पाली के आधार पर भी होगा कि अगर आप लोगों का जिस पाली का प्रश्न अगर हार्ड रहता है फिर उसमें, और जिसका नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है या लो रहता है, उसमें एवरेज निकाला जाता है। उसके आधार पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। और एक उस आधार पर किया जाएगा जैसे जिस पाली में अगर 150 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें 120 प्रश्न नॉर्मल थे और 30 प्रश्न हार्ड थे। तो वैसे टीचर का मार्क्स बढ़ सकता है जो हार्ड वाला प्रश्न बना के आए हैं, यानी जो 30 प्रश्न जो हार्ड था इसमें से प्रश्न बना के आए हैं तो फिर उन लोगों का मार्क्स बढ़ेगा। और जो 130 प्रश्न में से एक भी, जो 30 प्रश्न में से जो हार्ड प्रश्न है उसमें से एक भी प्रश्न नहीं बनाए और जो 120 प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है उसमें से वो अधिकतर प्रश्न बना के आए हैं तो फिर इसका मार्क्स कम सकता है उसकी तुलना में जिसने जो हार्ड वाला प्रश्न बनाया है उसकी तुलना में इनका मार्क्स थोड़ा सा कम हो सकता है। इस तरह से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। वही अब इसके रिजल्ट की बात करें कि आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम ले लिया गया है, आंसर की भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अक्टूबर में ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, और नहीं तो अक्टूबर के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, अभी इसके रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता होगा, इसका जो आंसर की जारी किया गया है उस पर आपत्ति लिया गया है, उस आपत्ति ले लिया गया है। अब आप लोग का रिजल्ट जारी करना बाकी है, तो अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया है उन लोगों का भी अभी तक पोस्टिंग नहीं किया गया है, तो उन लोगों का भी पोस्टिंग है। और जो सक्षमता परीक्षा में वैसे टीचर भी हैं जिन लोगों ने काउंसलिंग के समय डाउटफुल में डाल दिया गया, वो सब जब काउंसलिंग के समय उपस्थित थे वहाँ पे, तो उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट उन लोगों ने वहाँ पे प्रस्तुत किया है, उस डॉक्यूमेंट में कुछ डाउट को लेकर के उन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर उन लोगों का भी काउंसलिंग करवाना है। जो टीचर अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं उन टीचर का भी ट्रांसफ़र भी करवाना है। इन्हीं सब को देखते हुए उन लोगों का जब पोस्टिंग करा दिया जाएगा उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग स्टार्ट होगा। इसलिए आप लोगों का आंसर की में लंबा लिया गया, नहीं तो अभी तक आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया रहता। बट कुछ नहीं, उन लोगों का जैसे ही पोस्टिंग स्टार्ट किया जाएगा आप लोगों का आंसर रिजल्ट तो इधर ही जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का भी पोस्टिंग करा दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का राज्य अकादमी का दर्जा दिया जाएगा, सैलरी आप लोगों का भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।